पहले राजाओं का, उनसे पहले जिस तरीके से अयोध्या को विध्वंस किया गया, जो बाबरी और मीर बाकी, या तो पूरा इतिहास सबको के सामने है। तो ये इवेंट नहीं है। ये जिस तरीके से भारत एक समय में विश्व गुरु था, तो अपने संस्कृति को आगे लेकर के जाना, और उस संस्कृति के माध्यम से हम पूरे विश्व में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह जो पूरे विश्व से, पूरे भारत के जन जन लोगों ने जिस तरीके से अपना वहाँ पर सहयोग दिया, और निश्चित तौर पे मान के चलिए कि मोदी की गारंटी है। राम मंदिर बना है तो मोदी की गारंटी है, माता सीता की भी यहाँ पर इस जन्मभूमि पर एक विराट मंदिर के अलावा माता का जो चरित्र है, जब आई विदाई के पश्चात तो पाकर के एक दातून से, वो आज देखिए कई एकड़ में फैला हुआ वह वृक्ष है। तो इन सबको आगे बढ़ाने का यह सुनहरा जो कहते हैं ना, ये आहट शुरू हो गई है। मंत्री मोदी जी की देन है। उनके घर इतने आज़ादी के 70 साल के बाद तक बिजली नहीं पहुंची थी, तो ये मोदी जी की देन है। विश्वकर्मा योजना लाए हैं, तो ये भारत अब आगे की ओर बढ़ चुका है। ये पलट के देखने वाला नहीं है ये भारत। और यही मोदी की गारंटी है कि मैं जब तीसरी बार बनूंगा प्रधानमंत्री, मोदी जी ने कहा लाल किले से, तो उन्होंने अपनी गारंटी अमन करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने साल दर साल बाढ़ से अपने फसल को बर्बाद होते देखा, और यहाँ के नेताओं ने कभी भी, वो हमेशा मुंह ताकते रह गए, कुछ नहीं कर सके। तो मेरा तो फोकस जो मूल रहा है वो किसान है, रोजगार है। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट है कि यहाँ हर आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कोटा में, दिल्ली में या दूसरे राज्यों में खर्च करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ शिक्षा का भी स्थिति देख लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है और फिर भी शिक्षा के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे यहाँ का प्राथमिक जो भी चिकित्सा केंद्र है, सबकी स्थिति बदतर है। हर एक छोटी बीमारी तक के लिए भी हमको पटना जाना पड़ता है। तो ये जो समस्याओं का मकर जाल है, इनको तो एक एक करके हटाना है, और यही मेरी प्राथमिकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पे इस वक्त चल रहा है, लेकिन सब लोग तो राम की तरफ भाग रहे हैं, उनके ससुराल की तरफ कौन जाएगा? जहां सारा मीडिया राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में अयोध्या में है, तो भारत लाइव की पूरी टीम माँ सीता जानकी की जन्मस्थली पर है, सीतामढ़ी में मौजूद है। क्योंकि चूँकि हमारी चुनावी यात्रा भी चल रही है और बहुत ही अच्छा संयोग बना है कि पूरे देश भर में राम को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, धार्मिक माहौल, उस माहौल में राम के बाद सीता की नगरी को जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि आप सभी जानते हैं सीता की नगरी में, माँ जानकी की नगरी को जिस तरीके से यहाँ पर हम घूम रहे हैं, सजाया जा रहा है पूरे तरीके से। यहाँ भी मंदिरों में पूजा पाठ यहाँ पर भी चल रहा है। चुनावी यात्रा के दौरान यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें और कई बातों को जानने और समझने का मौका मिला है। इस कड़ी में अगर जो माहौल चुनाव के तरफ हम लेके चलेंगे, जो माहौल अभी इस वक्त सीतामढ़ी में बना हुआ है, उस माहौल में, इस चुनावी अखाड़े में कई प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं। वो तमाम बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो व्यक्ति इस वक्त मौजूद हैं, इनके बारे में बताएं। विशाल कुमार जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कहीं ना कहीं ये भी इस चुनावी दंगल में उतर रहे हैं, तैयारियों के मोड में हैं। बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले सर, राम मंदिर में तो जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, मंदिर का, वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप उपाध्यक्ष भी हैं, एक बड़ा मतलब कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े कार्यक्रम के तौर पे इसे देख रही है, बहुत बड़ा इवेंट कर रही है। माँ जानकी के जन्मस्थली पर क्या कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त? भारत लाइव के सभी दर्शकों को पहले जय सिया राम। ये इवेंट नहीं है, ये भारत के नए सांस्कृतिक उदय का दिन है।
495 साल के बाद जो संघर्ष की गाथा सभी सुनते हैं, जो संघर्ष में सभी एक एक कार सेवक हों, उनसे पहले जो संत समाज, उनसे पहले नागा समाज, उनसे पहले राजाओं का, उनसे पहले जिस तरीके से अयोध्या को विध्वंस किया गया, जो बाबरी और मीर बाकी, या तो पूरा इतिहास सबको के सामने है। तो ये इवेंट नहीं है, ये जिस तरीके से भारत एक समय में विश्व गुरु था, तो अपने संस्कृति को आगे लेकर के जाना, और उस संस्कृति के माध्यम से हम पूरे विश्व में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह जो भाव है, यह भाव हमको पूरे विश्व में देना है। और उसके लिए जो उस ध्वज को लेके चलने वाले ध्वजवाहक हैं, वो है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो उनका अयोध्या धाम में वो विराजेंगे, और उससे पूर्व माता जानकी की यह पावन धरती है। इस धरती का जो मूल मंत्र है, ये मंत्र है जय सिया राम। तो आज देखिए पूरे विश्व में गूंज रहा है वो। तो उनका यह ससुराल पक्ष हुआ, तो घर घर में दीप है, घर घर में खुशी है। हर यहाँ जितनी मठें हैं, 500 से अधिक मठें हैं, तो इन पूरे मठों में जो मंदिर हैं, उस सब में उत्सव का माहौल है। ये पूरा का पूरा एक उत्सव है, मतलब पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल उत्सव है। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या में आप लोगों ने तो राम लला को बुला लिया, वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, माँ सीता को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया है? माँ सीता जो बिहार और अयोध्या का जो कनेक्शन है, यहाँ पर क्या उतनी भव्यता नहीं हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है? देखिए, पार्टी के राजनीतिक पार्टी से तो पूरे विश्व से, पूरे भारत के जन जन लोगों ने जिस तरीके से अपना वहाँ पर सहयोग दिया आर्थिक तौर पे, कि हमारा भी एक ईंट वहाँ लगे। बाद ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना, और उसके बाद पूरे विश्व से, पूरे भारत के जन जन लोगों ने जिस तरीके से अपना वहाँ पर सहयोग दिया आर्थिक तौर पे, कि हमारा भी एक ईंट वहाँ लगे, उसका यह परिणाम हुआ कि आज भी स्टेट बैंक में वो पैसा जमा है, और सिर्फ उसके ब्याज से वो मंदिर बन जा रहा है। अब आते हैं माता जानकी की इस पावन धरती पे, तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स न भी करते हैं, ये निश्चित तौर पे मान के चलिए कि मोदी की गारंटी है। राम मंदिर बना है तो मोदी की गारंटी है, माता सीता की भी यहाँ पर इस जन्मभूमि पर एक विराट मंदिर के अलावा माता का जो चरित्र है, उनका उनसे जुड़े हुए जो सांस्कृतिक एक उसको आगे लेकर के चलने का, यहाँ के आने वाले पर्यटकों को दिखाने का, रामचरितमानस के बारे में चर्चा, रामचरितमानस के बारे में चित्रण, तो कैसे कैसे रामायण का पूरा चित्रण, विभिन्न भाषाओं में रामायण है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही मिथिला की वो धरती है जो आज भी यहाँ ऐसे कई संत पुरुष हैं जिनके यहाँ आज भी कई भाषाओं की रामायण यहाँ पुस्तक हैं। तो बगल में अहिल्या स्थान है, फुलहर है, तो ये पूरा रामायण सर्किट है। तो इस रामायण सर्किट में चाहे वो पुनौरा धाम हो, जानकी मंदिर हो, हलेश्वर स्थान हो, पंथपाकर हो, जहाँ की कहा जाता है कि माता जब आई विदाई के पश्चात, तो पाकर के एक दातून से वो आज देखिए कई एकड़ में फैला हुआ वह वृक्ष है। तो इन सबको आगे बढ़ाने का यह सुनहरा जो कहते हैं ना, ये आहट शुरू हो गई है। और निश्चित तौर पर मोदी जी इसको आने वाले समय में, ये मेरा तो ये स्पष्ट तौर पे जो मैं देख पाता हूँ कि 272 करोड़ जिस तरीके से उन्होंने रेलवे को दिया कि यहाँ का एक रेलवे स्टेशन भव्य बनेगा, वो इसलिए ना भव्य बनेगा कि जब अवध में दर्शन करके आएंगे, अवधपुरी में जो दर्शन करके आएंगे, अयोध्या धाम में जो दर्शन करके आएंगे, वो माता सीता के इस जन्म स्थली में आकर के दर्शन करें। तो उस हिसाब से पर्यटकों की सुविधा, उनकी संख्या को ध्यान देते हुए यहाँ भी काम होगा। रामलला को आप लोगों ने बुला लिया, बुलाने के बाद अब 2024 के चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। सीतामढ़ी में रामलला आए हैं, ये भारत के कोटि कोटि लोगों का सपना था, वो पूरा हुआ। उस भारत के कोटि कोटि सपने में वह 13 करोड़ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आज तक कभी मकान अपना नहीं देखा था, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। उनके घर
इतने आज़ादी के 70 साल के बाद तक बिजली नहीं पहुंची थी, तो ये मोदी जी की देन है। इतने आज़ादी के इतने दिन के बाद तक उनकी माताएं बहनें लकड़ी पर चूल्हा जलाती थी, लकड़ी जला करके उनके आँख खराब हो जाते थे, तो उनके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया। तो ये प्रधानमंत्री का देन है। और सबसे विशेष कि वो जो जनधन खाता खुला, जिसने एक रास्ता दिया पूरे भारत को आगे बढ़ने का, तो ये जनधन खाता के पश्चात जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव और उनके सपनों को पूरा करने का जो तरीका रहा, तो उस तरीके में मैं अब समझता हूँ कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का जो जीवन होता है कि वो किस तरीके से अपना जीवन को अच्छे ढंग से जीता है, तो उसके लिए मकान चाहिए, शौचालय चाहिए, उसके मूलभूत सुविधा के लिए जो उनका है रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए मुद्रा लोन लाए, अभी विश्वकर्मा योजना लाए हैं। तो ये भारत अब आगे की ओर बढ़ चुका है, ये पलट के देखने वाला नहीं है ये भारत। और यही मोदी की गारंटी है कि मैं जब तीसरी बार बनूंगा प्रधानमंत्री, मोदी जी ने कहा लाल किले से, तो उन्होंने अपनी गारंटी दी है कि भारत विश्व की तीसरी आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। 2024 की अगर बातचीत की जाए तो कल से एक बड़ा मतलब चुनावी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी, अन्य दल भी, क्योंकि जाएंगे 24 का चुनाव भी है और एक बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी की अगर बातचीत की जाए तो काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं सीतामढ़ी सीट को लेकर। क्या आपने भी दावेदारी ठोकी है क्या यहाँ पे? सीतामढ़ी सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। यह भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यहाँ मन है। चूँकि हम 98 के बाद आज तक चुनाव नहीं लड़ पाए, हम लोग हमेशा गठबंधन में चले गए। 25 साल हो गए कि हमने अपने सिंबल को लोकसभा में यहाँ पर अपने जनता के बीच नहीं लेकर के गए। तो सिंबल इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी का जब यह तीसरी सरकार बनेगी, और अभी आपने कहा माता जानकी का यह धरती है तो बड़ा एक विशाल मंदिर बनना चाहिए। सांस्कृतिक यहाँ के की संस्कृति को पूरे विश्व को दिखाना है, यहाँ के मंदिरों को पूरे विश्व को दिखाना है, यहाँ के पंथपाकर को पूरे विश्व को दिखाना है, यहाँ के हलेश्वर मंदिर को जहाँ राजा जनक जी ने हलेष्ठी यज्ञ किया था पूरे विश्व को दिखाना है। माता जी के इस जन्मस्थली को जो आते हैं लोग आकर के चंदन लगाते हैं, इस मिट्टी को पूरे विश्व को बताना है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लड़ना होगा और लड़ेगी। कैसे मतलब यहाँ तो कमजोर रही है भारतीय जनता पार्टी, देखा गया है तो हमेशा से एक अदना सा आदमी आते हैं जिनका कि कोई बूथ की कमेटी छोड़िए, उनका एक मंडल की कमेटी छोड़िए, पूरे जिला की कमेटी नहीं बनी थी। उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मिलकर के है ना 2-2 बार 3-3 बार यहाँ पर हम लोगों ने गठबंधन के तहत MP बना करके भेजा, और वो लोग पलट करके फिर दोबारा इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सके। ये तो मोदी जी का देन है कि कुछ ट्रेन आ गई, ये मोदी जी का देन है कि कुछ सड़कें बन गई, ये मोदी जी का देन है कि कुछ यहाँ पर उत्पादन के क्षेत्र में काम होने लगा। सांसद महोदय किसी ने भी कोई काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, कैसे मतलब जीत पाई? कमजोर नहीं रही है, गठबंधन में बराबर जाता रहा यह सीट, कभी कमजोर नहीं रही। आप देखिए, तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपके कैंडिडेट उतरेंगे ना, वो तो गठबंधन में थे तब वो उतर के जीते थे। गठबंधन में तो उनको मिलता नहीं था, कैंडिडेट नहीं मिलता था। गठबंधन में तो कैंडिडेट नहीं मिलते थे ना, गठबंधन में तो उनके खुद पार्टी के कैंडिडेट उनको नहीं मिलते थे, तो दूसरे के यहाँ से वो लोग लाते थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी और अपने लड़ेगी, अपने बूते पर लड़ेगी। और प्रदेश से लेकर के केंद्र तक की जितने बैठकें हुई हैं, उन लोगों ने आश्वस्त किया है हम सभी कार्यकर्ताओं को कि यहाँ पे लड़ेगी। और कार्यकर्ता के मन में ये बहुत दिन से चाह भी है कि हम लोग यहाँ लड़े। कौन होगा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी? ये हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। प्रत्याशी का चयन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस पर भी कहेगी कि हाँ मुहर लगेगा कि इसको सिंबल दिया गया है, हम सब लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे। वो कोई भी हो सकता है, कोई नया आदमी भी हो सकता है, कोई पार्टी के संगठन का ही होगा, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है। चूंकि अभी 3 राज्य के चुनाव के बाद जिस तरीके से पैटर्न बदला है वो पूरे देश ने देखा है, इसलिए कार्यकर्ता पूरा आश्वस्त है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो? जो सांसद NDA गठबंधन में जीत के आते हैं, सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत जो समस्याएं हैं उनमें आज भी सड़कें हैं, आज भी नालियां हैं, आज भी रोजगार यहाँ हैं, उत्पादन यहाँ शून्य है,
नहीं है। यहाँ के लोग बाहर जाके श्रमिक के तौर पे काम करते हैं। नेपाल से दर्जनों नदियाँ आती है, आज तक नदियों का जुड़ाव नहीं हुआ। मनरेगा पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गए, लेकिन उन मनरेगा के कामों को कभी भी हम लोग नहर का रूप नहीं दे पाए। हम लोग कभी भी उन नहर के माध्यम से किसानों को मुफ्त में पानी तक नहीं दे पाए। तो वो पानी उनको यहाँ नहीं मिलता है, तो वो श्रमिक के तौर पर यहाँ का काम छोड़ करके जा करके पंजाब में उनको काम करना पड़ता है। आज भी यहाँ का चीनी मिल बंद है। यहाँ पे के जो किसान हैं उनको जो कहते हैं ना कि कब तक वो उत्पादन और बाढ़ के चक्कर में पड़ कर के परेशान होता रहेगा। तो वही स्थिति चली कि गन्ना उनका है, गन्ना रह जाता था और 2 साल 3 साल से उनका सारा जो भी उत्पादन हुआ उसका पैसा आज भी ब्लॉक है उनका। तो जब तक पैसा रहेगा नहीं तो काम कैसे होगा फिर। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं उनके प्रत्याशी, इस बार भी चर्चाएं खूब चल रही हैं उनके पलटने की, तो इस बार भी तो अपना मांगे कि नहीं सीतामढ़ी की सीट जदयू के खाते में ही जाएगी अगर पलटते हैं, तो तब क्या करेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी चुनाव लड़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आप खुद बोल रहे हैं पूरे विश्व में उनको लोग उनके नाम से कम और पलटू के नाम से ज़्यादा जानता है। तो जो ईवीएम पे बटन दबाने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस आदमी का चरित्र पलटने का है, इसीलिए उनके नाम पर कोई आदमी नहीं देगा और कोई भी राजनीतिक पार्टी आज के दिन में उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगी। मेरा ऐसा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने बूथ के अध्यक्षों के दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। विशाल जी, एक सवाल है कि आप चूंकि युवा हैं, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमने सुना है आपके बारे में कि चुनाव लड़े थे आप, और अगर सीतामढ़ी की बातचीत की जाए तो कई सारे यहाँ पे प्रत्याशी उतरे हुए हैं। 1 दर्जन प्रत्याशी, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी यहाँ पर हैं। उन सभी महागठबंधन के प्रत्याशियों से मिलने के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो ये बताइए उनका विज़न कुछ और है, कई बातें वो कहते हैं, अब हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने दावा किया है। आपका विज़न क्या है, किस विज़न के साथ आप मतलब उतरना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कैंडिडेट कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, यह तय है। लेकिन मेरा जो सीतामढ़ी के बारे में विज़न है वो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैंने नगर निगम के चुनाव में भी कहा था कि मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो मूलभूत सुविधाओं को, चाहे वो सड़कें हों, यहाँ का जल जमाव हो, यहाँ की नालियाँ हों, ये सब तो हुआ ठीक है नगर निगम में। लेकिन अगर आप जिले में जब जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो पिछले कई दशकों से बाढ़ की विभीषिका से जूझता रहा है। मतलब कि हम तो यहाँ के सीतामढ़ी के किसानों को नमन करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने साल दर साल बाढ़ से अपने फसल को बर्बाद होते देखा, और यहाँ के नेताओं ने कभी भी, वो हमेशा मुंह ताकते रह गए, कुछ नहीं कर सके। तो कम से कम जो छोटी योजनाएं आती थी मनरेगा से संबंधित, इन्होंने कभी भी जाकर के ऊपर में अपनी बात नहीं रखी कि मनरेगा के माध्यम से नदियों का जुड़ाव, उनको चैनल बना के नहरों का जुड़ाव, अगर ये सब कुछ किया जाता तो किसानों को मुफ्त पानी उनके सिंचाई के लिए दिया जा सकता था। तो किसानों का एक बड़ा मुद्दा है सीतामढ़ी में। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का। रोजगार में हम उत्पादन पर कभी नहीं रहे। हम उत्पादन पर सिर्फ एक रीगा मिल पर रहे। यहाँ एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ भी उत्पादन बहुत कम होता है। तो जो एक मतलब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पे प्रोडक्शन हब होना चाहिए था, ऐसा मेरा सोचना है, जो आज तक कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। सब लोग कुर्सियों के उलझन में इतना उलझते चले गए कि यहाँ की मूल उलझनों पर किसी ने फोकस नहीं किया। तो मेरा तो फोकस जो मूल रहा है वो किसान है, रोजगार है। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट है कि यहाँ हर आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कोटा में, दिल्ली में या दूसरे राज्यों में खर्च करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ शिक्षा का भी ये स्थिति देख लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है और फिर भी शिक्षा के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे यहाँ का प्राथमिक जो भी चिकित्सा केंद्र है, सबकी स्थिति बदतर है। हर एक छोटी बीमारी तक के लिए भी हमको पटना जाना पड़ता है। तो ये जो समस्याओं का मकर जाल है, इनको तो एक एक करके हटाना है और यही मेरी प्राथमिकता है। विजन आपका यही है? हाँ बिल्कुल, विज़न मेरा क्लियर है। जो यहाँ के लोग
सीतामढ़ी की जनता का काम होना चाहिए, उनके हित का काम होना चाहिए, न कि उनको उलझनों में और उलझा दिया जाए कि वो फिर से अपना पेंशन और राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड इसी में उसको इतना न उलझा दो कि वो इससे ज़्यादा कुछ देख ना पाए, और जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो ट्रेन में भर करके फिर पंजाब जाए, वहाँ से कमा करके लाए। इस उलझन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और पर्यटन यहाँ एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। माता सीता के इस जन्मस्थली में जितनी संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर के, कि एक इतना बड़ा इंडस्ट्री यहाँ हो सकता है पर्यटन में, जैसे कि अभी अयोध्या में हुआ, तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए कि मात्र 2 महीना में 30,000 परिवार को प्रत्यक्ष रूप से उनको जॉब लग गया, कि वो प्रत्यक्ष रूप से उस काम को अब करने लगे, चाहे वो होटल से संबंधित हो या किसी भी जो पर्यटन के संबंध में आता है। तो यहाँ तो मैक्सिमम संभावना है कि यहाँ भी उसका अगर 20% भी अगर हो जाता है तो हम लोग बहुत आगे आर्थिक रूप से चले जाएंगे। और आर्थिक उन्नति ही एकमात्र रास्ता है। किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के आर्थिक उन्नति में सदैव सक्रिय रहे, सजग रहे, वहाँ के आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाता रहे, और प्रति व्यक्ति कैसे हम अपने यहाँ के, मतलब आज मान लीजिए कि ये 2024 है, 2029 तक आते आते कुछ तो सॉर्ट आउट होना चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये उलझनों में ही उलझता चला जाता है। और मेरा विजन उस पर बहुत क्लियर है कि युवाओं का जो प्रेम है सीतामढ़ी पूरे जिला में, मैं अपने सभी युवा साथियों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में भी, सिंचाई एक ऐसा चीज़ मैं मानता हूं कि आज के युवा बहुत बड़े पैमाने पर वापस खेती में आ रहे हैं, लेकिन खेती में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके भविष्य के लिए काम करने के लिए आपको यहाँ ही रह करके यहाँ के कामों को सही ढंग से प्रस्तुत करते हुए ऊपर के नेताओं से जाकर के मिल करके, मंत्रालय में मिल करके उस संबंध को यहाँ पर ठीक करना होगा। यही मेरा विजन है। चुनावी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की रही है, मैनिफेस्टो में भी रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब बिहार में ये क्या पोलराइज हो पाएगा वोटों के तरफ? क्योंकि बिहार में हिंदुत्व का जो एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है वो सब नहीं चलता है। बिहार में जाति के आधार पर वोट दी जाती है, और आपको भी पता है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, और इस गणना के आधार पर बिहार में रोजगार देने की भी बातचीत की गई है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आपका जो मैनिफेस्टो है वो कहीं हल्का ना पड़ जाए जातिगत जनगणना के नाम पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जातियों में बांटने का काम कुछ लोग हमेशा करते रहे हैं, और अब कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो अब ये नीतीश जी का जो जाति गणना हुआ फेल हो गया, सभी लोगों ने उस पर अपनी नाराज़गी जता दी, और उन लोगों ने कहा कि काश ये रोज़गार का भी कर लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अब वो सब बात नहीं है। रही बात धर्म की, तो सनातन मानने वाले जितने लोग हैं अनादिकाल से, बहुत पहले से, वो लोग हमेशा एकत्र रहे हैं। यहाँ जो नेताओं ने जो दिखाने का प्रयास किया जातियों को, वो जातियों में हर बार उन्होंने बांट बांट करके है ना उसको खंड खंड करके काम किया, और जनता को भी मालूम है कि अब उसके खंडित करने के इस प्रयास में उनको हासिल कुछ नहीं हो पाया। तो मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जो काम हुआ है उस काम के बदौलत राम मंदिर भी उसी का हिस्सा है। काम के बदौलत वोटें आएंगी, लोगों का विश्वास जो है वो मोदी जी के नाम पर है। और देखिए, आप जब घरों में जाएंगे, जब जो लोगों से बात करेंगे, तो आप लोग देखेंगे, जैसे हम अपने बारे में भी अगर कहें तो हमारे दादाजी संघकाल से जुड़े रहे, और संघकाल से जुड़ने के क्रम में चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आंदोलन हो, जिसमें कि संघ से सीतामढ़ी से कई लोग गए, दादाजी भी उसमें थे। उसके बाद आपको 1990 में वो घटना देखिए कि जिस समय जय श्री राम नहीं बोल सकते थे, और जय श्री राम बोलने तक के नाम पर ना उठा लिया जाता था, उस काल में भी सीतामढ़ी से लगभग 250 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। उस समय मेरे चाचा जी भी जेल गए थे, स्वर्गीय राधे कृष्ण प्रसाद। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के नगर के भी अध्यक्ष बने। तो हम लोगों का तो जुड़ाव रहा है, और मैं इस बात को वैसे भी खारिज करता हूं कि जैसे अभी आपको मैं बताऊं, पिताजी का जो राजनीतिक जीवन रहा मेरे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ अशोक सिंघल जी का विराट हिंदू संगम कराए। भारतीय जनता पार्टी के 2010 में यहाँ
जिला के अध्यक्ष रहे और उस क्रम में जो चुनाव हुआ सभी सीट हम लोगों ने जीता। यह स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है कि यह चुनाव काम के नाम पर मोदी जी को ही वोट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी लोकसभा जीतेगी। जो कार्यकर्ता पे वहाँ हमारे मोदी जी का और अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, वो जो कमेटी हमारा है पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसको तय करेगा वो कम से कम 4 लाख वोट से ये फूल छाप जीतेगी सीतामढ़ी। राम मंदिर के नाम पर आप देख रहे हैं कि सीतामढ़ी में, अयोध्या में राम आ रहे हैं, सीता में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही। देखिए 400 प्लस सीट का है हम लोगों का, और हम लोग हर चुनाव को चुनौती मान करके लड़ते हैं। यह चुनाव हमारे लिए 400 सीट की चुनौती है कि हमको हर हालत में 400 सीट चाहिए। हमको भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनानी है, तो हमको फुल मेजोरिटी के साथ साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ साथ, और जो हमारा सपना है आने वाले और भी बहुत सारे जो काम हमारे एजेंडे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो हैं, उन सब को अगर लागू करना है तो आम जनता भी मन बनाई हुई है। आपको लग रहा है कि मतलब राम के नाम पर सीतामढ़ी में वोट इन्फ्लुएंस हो पाएगा? अभी मैं मेयर का चुनाव लड़ा हूँ। जाति की बात अगर करते हैं तो मेरे जाति की यहाँ 500 वोट भी नहीं है। मुझको 20,000 लोगों ने यहाँ वोट दिया 75,000 में से, तो कैसे वो लोग हैं? कहाँ जाति की बात है इसमें? जो ध्वज लेकर के आगे बढ़ेगा लोग उसके पीछे हो जाते हैं। कुछ उसके बाद जो लोगों का प्यार विश्वास मेरे प्रति रहा पूरे सीतामढ़ी जिला में, वो प्यार विश्वास ही तो, वही तो है मेरी ताकत। उसी के बदौलत तो हम इस विषय को रख रहे हैं। तो राम के नाम पर कितने लोग यहाँ पर, मतलब सीतामढ़ी में लोग हैं जो राम के नाम पर वोट दे देंगे? राम के नाम पर देखिए, राम जी का जो काज हुआ है ना, वो राम जी का काज मोदी जी ने, योगी जी ने करके दिखा दिया है कि जब कोई करके देगा तो ये भाजपा का ही लोग करके देगा। तो राम के नाम पर बोलिए, काज के नाम पे बोलिए, राम जी के काज के नाम पर बोलिए, ये भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस जीतेगी। और यही ये वो कारण है कि ये जो INDIA है, अलायंस हो, चाहे और जितने भी गठबंधन हैं, वो आज भी एक जगह बैठ करके अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते हैं। ये भाजपा है, मोदी की गारंटी है। ये अब देखिए, अभी वहाँ मध्य प्रदेश मोहन यादव जी हमारे CM साहब, वो कितने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, आज भारतीय जनता पार्टी उनको लाई है, और किस तरीके से उनका जो निखार है वो आज पूरे आम जनता को, अब तो है ना, कम से कम यादव में तो आप भी जानते हैं, आप जातीय की बात अगर करते हैं तो यादव में तो है, यादव भी तो इस बात को जानते हैं कि भाई अगर हमारा वोट, अगर हमने पुराने लाल जंगल राज को दिया तो वोटवा एक ही जगह जाई, लेकिन भाजपा के अगर किसी यादव को, तो वो यादव कोई भी कुछ भी आगे बन सकता है। इसीलिए जातवात यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राम जी का काज है, भारत माता का काज है, सीतामढ़ी का काज है, बिहार का काज है, और इसी काज के हिसाब से, इसी काम के बदौलत हम लोग 400 सीट जीतेंगे। जो बोलते हैं वह करते हैं, न अटकाते हैं, न भटकाते हैं, न लटकाते हैं। वो सारा मुद्दा जो बोले थे कि जो मेरे मैनिफेस्टो में है, वो सारे मुद्दे को हम लोगों ने अपने मोदी जी के, एकदम कहते हैं ना कि वो विश्व के विजेता के तौर पर उनको लोग देखता है। आज वही तिरंगा है ना, जब यूक्रेन से आना था तो किसी पाकिस्तानी ने भी है ना उसी तिरंगे के बदौलत पाकिस्तान आने की हिम्मत जुटाई। तो वो तिरंगा की शान अगर किसी ने बनाई तो मोदी जी ने बनाई, तो वो मोदी की गारंटी है। 400 प्लस सीट आप देखेंगे 24 के चुनाव के बाद के परिणाम में। विशाल जी हमारे साथ मौजूद थे, और ये उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2024 का चुनाव है, सीतामढ़ी की सीट पर ताल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठोका जा रहा है। अब देखते हैं क्या राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। लगातार सीतामढ़ी के दौरा हम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।